वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। आप देख रहे हैं जनसत्ता, मैं हूं आपके साथ अंशिका सारडा। देश में आर्थिक मंदी दस्तक दे चुकी है। पहली झलक ऑटो सेक्टर में देखने को मिली, फिर कई उद्योग क्षेत्रों में नौकरियां चली गई। बाजार में आई सुस्ती को दूर करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंदी से राहत देने के लिए कई ऐलान भी किए। अब सरकार अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के नाम पर रिजर्व बैंक से कुछ पैसा पाने वाली है। जी हाँ, आरबीआई सरकार को तकरीबन 2.25 लाख करोड़ की राशि देगी। इतनी भारी भरकम राशि सरकार पहले भी आरबीआई से मांगती रही है, लेकिन रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने ऐसा करना सही नहीं समझा। कई पूर्व अधिकारियों ने रिजर्व बैंक को इतना पैसा सरकार को ना देने की चेतावनी भी दी थी। लेकिन सरकार को इतना पैसा देने से क्या अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान हो सकता है? अगर हाँ, तो क्या? आइए सभी सवालों का जवाब हम जानते हैं इस वीडियो में। पहले हम आपको ये बताते चलते हैं कि आरबीआई और सरकार के बीच में आखिर खींचतान क्या है। इसके लिए हम आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। दरअसल रिजर्व बैंक सरकार को पैसा दे या ना दे, या फिर कितना पैसा दे, इस मुद्दे पर काफी वक्त तक वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के बीच खींचतान चलती रही। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सरकार को इतना पैसा देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। उनका कहना है कि ऐसा करना देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा हो सकता है। देश के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव और वाईवी रेड्डी, जिनके सिग्नेचर आपने अक्सर नोटों पर देखे होंगे, वो भी खुलकर इस बात का विरोध कर चुके हैं। देश के पूर्व गवर्नर इस मामले पर क्या कहते हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल आरबीआई के पूर्व गवर्नर इस मामले में अलग अलग राय रखते हैं। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने कहा था, ऐसा करना ठीक वैसा ही साबित हो सकता है जैसा कि अर्जेंटीना में हो चुका है। विरल आचार्य ने अर्जेंटीना का उदाहरण देते हुए बताया था कि रिजर्व बैंक के कामकाज में दखल का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बेहद घातक असर पड़ सकता है। उन्होंने बताया था कि कैसे 6.6 बिलियन डॉलर की रकम अर्जेंटीना के केंद्रीय बैंक से देश के खजाने में ट्रांसफर करने के बाद देश का सबसे बुरा संवैधानिक संकट पैदा हुआ था। पिछले साल अक्टूबर में विरल ने यहाँ तक कह दिया था कि सरकार T20 तो आरबीआई टेस्ट मैच खेल रहा है। वहीं फरवरी में वाईवी रेड्डी ने आरबीआई के खजाने पर सरकार की नजर की आलोचना करते हुए कहा था कि सरकार ने ऐसा करके उस स्थापित सिस्टम को खतरे में डाल दिया है, जिसके तहत सरकार केंद्रीय बैंक से वक्त वक्त पर अस्थायी लोन लेती रहती थी। उनके मुताबिक ये रकम भविष्य के इंश्योरेंस के तौर पर काम करती है। इसे जमा करके रखने की जरूरत है, न कि बांटने की। अगर सरकार की बैलेंस शीट कमजोर है तो ऐसे हाल में केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट मजबूत होना जरूरी है। इससे पहले आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल और सरकार के बीच आरबीआई के अधिशेष राशि की सीमा तय करने को लेकर गतिरोध की स्थिति भी बन चुकी थी। इसी की वजह से आरबीआई ने नवंबर 2018 की अहम बोर्ड बैठक में रिजर्व बैंक की ईसीएफ की समीक्षा के लिए एक समिति का भी गठन किया था। हालांकि समिति के गठन से पहले ही उर्जित पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कई अर्थशास्त्री और एक्सपर्ट पैनल भी इस बात पर पहले काफी बहस कर चुके हैं कि क्या आरबीआई ने खतरों को कवर करने और संकटकालीन स्थिति से निपटने के लिए जरूरत से अधिक पैसा अपने पास रख रखा है। पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने इकोनॉमिक सर्वे 2017 में कहा था कि आरबीआई के पास रखे 4 लाख करोड़ रुपए का इस्तेमाल बैंकों को दोबारा पूंजीगत ताकत देने और दूसरे अहम कामों में हो सकता है। लेकिन अधिकतर आरबीआई के अधिकारी उनकी इस बात से सरोकार नहीं रखते हैं। उनकी इस बात का उस समय आरबीआई के गवर्नर रहे रघुराम राजन ने भी विरोध किया था। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर अब ऐसा क्या हुआ है कि आरबीआई सरकार को पैसे दे रहा है। दरअसल सरकार ने आरबीआई के सरप्लस से कुछ पैसे लेने के लिए जालान समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष थे विमल जालान, जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। इस समिति ने ही इतना पैसा देने की सिफारिश की। समिति को ये तय करने को कहा गया था
कि केंद्रीय बैंक के पास कितनी आरक्षित राशि होनी चाहिए। सरकार की तरफ से वित्त सचिव राजीव कुमार इस समिति में शामिल थे। समिति ने 14 अगस्त को अपनी रिपोर्ट पेश की। समिति ने जो सिफारिशें दी उन्हें ही मंजूर करते हुए आरबीआई ने इतना पैसा दे दिया। मोदी सरकार जब दोबारा सत्ता में आई थी तो उन्होंने 5 जुलाई को अपना बजट पेश किया था। उसमें सरकार ने तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए चालू वित्त वर्ष में आरबीआई से मिलने की उम्मीद जताई थी। हालांकि जब सरकार ने इसी साल फरवरी में अपना बजट पेश किया था तो उन्होंने 82,000 करोड़ रुपए की रकम आरबीआई से मिलने की उम्मीद जताई थी। बहरहाल चालू वित्त वर्ष में आरबीआई सरकार को कुल 1,23,414 करोड़ रुपए का सरप्लस देगा, जिसमें 28,000 करोड़ रुपए वो पहले ही दे चुका है। इस पूरे मामले पर आरबीआई ने क्या कहा ये भी जान लेते हैं। आरबीआई ने सोमवार को दिए गए एक बयान में कहा कि गवर्नर शशिकांत दास की अगुवाई में रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल ने 1,76,051 करोड़ रुपए सरकार को ट्रांसफर करने का फैसला किया है। इसमें 2018 और 19 के लिए 1,23,414 करोड़ रुपए का अधिशेष और 52,637 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्रावधानों के रूप में चिन्हित किए गए हैं। अतिरिक्त प्रावधान की ये रकम आरबीआई के अधिक पूंजी से संबंधित संशोधित नियमों इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के आधार पर निकाली गई है। आरबीआई ने सरकार को कब कब कितना सरप्लस दिया है ये भी हम आपको बताते चलते हैं। साल 2013 में तकरीबन 52,000 करोड़ रुपए, साल 2014 में तकरीबन 65,000 करोड़ रुपए, साल 2015 में तकरीबन 65,000 करोड़ रुपए, वहीं साल 2016 में तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए, साल 2017 में तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए, साल 2018 में तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए आरबीआई ने सरकार को दिए हैं। रिजर्व बैंक ने विमल जालान की समिति की सिफारिशों को अमल में लाते हुए सोमवार को रिकॉर्ड 1.76 लाख करोड़ रुपए का लाभांश और कैश रिजर्व मोदी सरकार को ट्रांसफर करने का फैसला किया है। बता दें कि देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 5 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। रिजर्व बैंक 2013-14 से ही अपने खर्च के योग्य आय में से 99% तक की राशि सरकार को देता आया है। सरकार को राजकोषीय घाटे पर अंकुश लगाए रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जानकार मानते हैं कि इससे मोदी सरकार को राजकोषीय घाटा बढ़ाए बिना सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद मिलेगी। तो ये थे रिजर्व बैंक के पैसा देने और सरकार के पैसा लेने से जुड़े सारे सवाल जवाब और सिलसिलेवार घटनाक्रम। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें जनसत्ता को।